दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 2024 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी की कहानी जो खजाना खोजने वालों के साथ होने वाली रहस्यमयी घटनाओं पर आधारित है। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर इस फिल्म की कहानी काफी मजेदार है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में जंगल के पास एक गाँव में रहने वाले 3 लोगों के एक परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का झाओ और उसके माता पिता होते हैं। एक दिन झाओ की माँ अचानक से बीमार पड़ जाती है। बहुत से वैद्य और तांत्रिक उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर वो ठीक नहीं होती। एक रात झाओ को घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि कई नेवले मिलकर उसके मुर्गे को नोचकर खा रहे हैं। इस बात से नाराज होकर झाओ एक मशाल जलाकर नेवलों के बिल में आग लगा देता है, जिससे कई नेवले मारे जाते हैं। अगले दिन रात को उसके घर के बाहर फिर से आवाज आती है, तो झाओ का पिता बाहर देखता है तो उसे वहाँ एक औरत नेवले के साथ खड़ी हुई दिखती है। अब झाओ का पिता एक कटार लेकर बाहर जाता है। इधर झाओ की बीमार माँ अपना गला पकड़कर जोर जोर से चीखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। ये देखकर झाओ बहुत डर जाता है और देखते ही देखते उसकी माँ मर जाती है। उधर बाहर खड़ी वो रहस्यमयी औरत कहती है, मैं मेरे नेवलों का बदला लेने आई हूँ। तुमने मेरे खानदान के नेवलों को मारा, अब तुम्हारा खानदान भी नहीं बचेगा। फिर वो उसे मार देती है और घर के अंदर घुस जाती है। पहले से ही डरा हुआ झाओ और भी ज्यादा डर जाता है। अब वो झाओ पर भी हमला करती है, जिससे झाओ बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद कई सालों बाद का वक्त दिखाया जाता है। अब झाओ जवान हो चुका होता है और वो एक पेशेवर खजाना खोजने वाला बन चुका होता है। अपने मास्टर से मिली जानकारी के अनुसार एक गुप्त खजाना खोजने के लिए वो एक नाव पर सवार होकर नदी के दूसरी तरफ मौजूद प्राचीन जंगल में जाता है। जंगल में काफी देर चलते चलते रात हो चुकी होती है। तभी उसे सामने रस्सी में टंगी लालटेन और एक पिंजड़ा दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पेड़ के पीछे से एक लड़की शिशी और उसका साथी राका बाहर निकलते हैं। ये दोनों झाओ के जान पहचान के होते हैं और उसी मास्टर के शिष्य होते हैं जिसका शिष्य झाओ होता है। झाओ उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो दोनों कहते हैं, जैसे गुरु ने तुम्हें खजाना खोजने का काम सौंपा है, उसी तरह हम लोगों को भी सौंपा है। जो पहले खजाना खोज लेगा उसे मास्टर अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। झाओ कहता है, तो तुम दोनों इस वजह से यहाँ आए हो? शिशी कहती है, हाँ। फिर झाओ वहाँ से चला जाता है और जंगल के दूसरे हिस्से में पहुँच जाता है। वहाँ उसे एक खंडहर हो चुकी सामूहिक कब्र दिखती है, तो झाओ उसके अंदर जाता है। अंदर उसे एक मुर्गा दिखता है जो कि एक कनखजूरे से लड़ रहा होता है। झाओ मुर्गे की मदद करता है और कनखजूरे को अपने चाकू से मार देता है। वो कनखजूरा एक विशेष प्रजाति का था, जिसके शरीर से झाओ को एक लाल मोती मिलता है। लेकिन तभी एक बंदर वहाँ आकर उसके हाथ से वो मोती छीन लेता है और उसे अपने मालकिन लड़की को दे देता है। झाओ उस लड़की से कहता है कि तुम कौन हो और ये चोरों की तरह मेरा मोती क्यों छीन रही हो? तो लड़की कहती है, मेरा नाम चिंकी है और मैं चांग प्रदेश के एक औषधि व्यापारी की बेटी हूँ। झाओ कहता है, व्यापारी की बेटी हो और चोरों वाला काम करती हो? तो चिंकी कहती है, मैं भी एक खजाना खोज करता हूँ। मुझे पता है कि ये लाल मोती लाखों कनखजूरों में से किसी एक में होता है और ये काफी कीमती है। तो झाओ कहता है, इसे मैंने निकाला है, इसलिए इसे वापस कर दो। पर चिंकी मोती वापस नहीं करती। इस बात से दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करते हैं। इस दौरान चिंकी एक लकड़ी की नोक पर गिरने लगती है, तो झाओ उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। तभी बाहर कुछ लोग एक लड़की की लाश लेकर आते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। ये सुनकर झाओ और चिंकी अंदर ही छिप जाते हैं। अब वो लोग लाश को अंदर लेकर आते हैं और एक ताबूत में डाल देते हैं। तभी चिंकी बाहर आती है और उन लोगों से कहती है, लड़की को मारकर उसकी लाश यहाँ छिपा रहे हो? कौन हो तुम लोग और ये लड़की कौन है? तो उन आदमियों का अगुआ चाकू निकालने लगता है, पर इससे पहले ही चिंकी अपना चाकू फेंककर अगुआ के माथे की पट्टी काट देती है। ये देखकर वो अगुआ चिंकी से माफी मांगने का नाटक करने लगता है और मौका देखकर उसके मुंह पर एक पाउडर फेंक देता है, जिससे चिंकी बेहोश होने लगती है। तभी झाओ बाहर आता है और इन खूनी लोगों की जमकर धुलाई करता है। फिर वो चिंकी को लेकर पास के गाँव के एक ढाबे पर जाता है। उस ढाबे को एक बूढ़ी औरत अपने बेटे शेन और बहू के साथ संभालती थी। सुबह जब चिंकी को होश आता है तो झाओ उससे कहता है कि रात में तुम बेहोश हो गई थी, ये तो अच्छा हुआ मैं तुम्हें यहाँ ले आया और बूढ़ी दादी ने हमें यहाँ रहने की जगह दे दी, नहीं तो तुम भी वहाँ किसी ताबूत में पड़ी होती। ये सुनकर चिंकी कहती है, तो तुम चाहते क्या हो? झाओ कहता है, बंदर से कहो कि मेरा मोती मुझे लौटा दे। तभी ढाबे वाली दादी अपने बहू के साथ वहाँ आती है और चिंकी को जड़ी बूटी का काढ़ा देते हुए कहती है, इसे पीकर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। चिंकी इसके लिए उन लोगों का धन्यवाद करती है। फिर खाना खाते वक्त झाओ दादी से पूछता है कि पहाड़ी पर कई लोगों की हड्डियां क्यों पड़ी हैं और कुछ लोगों को खंडहर कब्रिस्तान में भी देखा गया है। तो दादी उसे बताती है कि हमारे गाँव की हालत बहुत खराब है, यहाँ किसी सरदार नेवली की वजह से भय का माहौल है। झाओ पूछता है, ऐसा क्यों? तो दादी कहती है कि कई साल पहले किसी बच्चे ने नेवले का बिल जला दिया था, तो सरदार नेवले ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। उसके कुछ दिनों बाद हमारे गांव की एक बारात दुल्हन लेकर लौट रही थी, पर जब वो बारात पास के जंगल में पहुंची तो दुल्हन सहित सारे बाराती गायब हो गए। सुबह काफी खोजबीन करने के बाद वो सभी बाराती और दुल्हन एक कब्रिस्तान में बेहोश मिले। उसके कुछ दिनों बाद एक दुल्हन सुहाग रात के दिन ही मर गई। इन घटनाओं के बाद से गाँव वाले समझ गए कि ये सब सरदार नेवला ही कर रहा है। फिर वो लोग इकट्ठा होकर गाँव के मुखिया के पास गए, पर मुखिया के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। तभी उनके पास एक गार्ड आया और उसने मुखिया से कहा कि मेरे मालिक मिस्टर यान प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस चलाते हैं। उन्होंने सरदार नेवले से बात की है, अगर गाँव वाले हर महीने एक लड़की या औरत उसे सौंप दिया करें तो वो गाँव के लोगों को शांति से रहने देगा। गाँव वालों की सुरक्षा के लिए गाँव वालों की सहमति से मुखिया ने उसकी बात मान ली। तब से हमारे गाँव की ज्यादातर लड़कियां उसके हवाले की जा चुकी हैं और वो कभी लौट कर नहीं आई। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या होता है। वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ गाँव का एक आदमी आता है। वो बूढ़ी औरत के बेटे शेन से कहता है कि मुखिया ने तुम्हें बैठक में बुलाया है, आज वहाँ ये चर्चा होगी कि इस महीने किसके घर से लड़की भेजी जाएगी। तो शेन उस आदमी के साथ मुखिया के पास चला जाता है।
अगले सीन में गांव वालों को मुखिया के साथ बैठक करते हुए दिखाया जाता है। मुखिया कहता है हर महीने बारी बारी से हर आदमी के घर से एक लड़की या औरत को सरदार नेवले के हवाले किया जाता है, इस बार किसका नंबर है? ये सुनकर गांव का एक आदमी मुखिया से कहता है कि आखिर कब तक हम अपनी औरतों और बेटियों को उस नेवले के हवाले करते रहेंगे, और अब तो गांव में लड़कियां भी बहुत कम रह गई हैं। इस पर मुखिया कहता है कि हम मजबूर हैं, पूरे गांव को खतरे में डालने से बचाने के लिए मजबूरी में हमें ये शर्त माननी पड़ी थी। इस पर एक दूसरा गांव वाला कहता है क्यों ना हम लोग उस सरदार नेवले को मार डालें। तो मुखिया कहता है अगर ये इतना आसान होता तो सिक्योरिटी सर्विस के मालिक मिस्टर यान ने अब तक उसे मार दिया होता। वैसे भी आज तक वो सरदार नेवला किसी को नहीं दिखा, सिर्फ मिस्टर यान और कुछ मारे गए लोगों ने ही उसका जिक्र किया है। तो अब तुम लोग बताओ कि इस बार किसकी बारी है? अगले सीन में झाऊ को दिखाया जाता है। वो चिंकी से वहीं रुकने को कहकर खुद जंगल की पहाड़ी पर कुछ खोजबीन करने के लिए जाता है। तभी उसकी नजर पेड़ों पर रस्सी से लटकी लाशों पर पड़ती है। वो सारी लाशें दुल्हन के जोड़े में होती हैं और देखते ही देखते नीचे की ओर आने लगती हैं। तभी अचानक उसे एक लाश का चेहरा दिखता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो उसी जगह पर जमीन पर पड़ा होता है और चिंकी उसको उठाने की कोशिश कर रही होती है। अब झाऊ उठ खड़ा होता है और इधर उधर देखते हुए चिंकी से पूछता है कि तुम यहाँ कब आई और क्या तुमने भी यहाँ पेड़ों पर टंगी हुई लाशें देखी हैं? चिंकी कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई तो देखा कि तुम यहाँ बेहोश पड़े थे, पर मुझे यहाँ कोई लाश नहीं दिखाई दी। इस पर झाऊ कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, शायद कोई साया या आत्मा या फिर कोई षड्यंत्र। तभी झाऊ के मास्टर की शिष्या सिसी भागते हुए वहाँ आती है। वो झाऊ से कहती है मुझे बचा लो, क्योंकि उसका साथी राका जानवरों की तरह उसका पीछा कर रहा होता है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है। ये देखकर झाऊ एक रस्सी फेंककर राका का पैर जकड़ लेता है। फिर जब राका उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो राका का हाथ भी वो रस्सी से बांध देता है और फिर उसे खींचकर एक पेड़ में बांध देता है। इसके बाद वो शिशी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम दोनों तो खजाना ढूंढ रहे थे ना? तो सिसी उसे बताती है कि हमें खजाना तो नहीं मिला, पर हमारे जाल में एक नेवला फंस गया था। मैंने राका से उसे छोड़ देने के लिए कहा, पर उसने कहा कि नेवला बदला लेते हैं, इसलिए उसने नेवले को आग में भूनकर खा लिया। उसके बाद से ही राका जानवरों जैसे हरकतें करने लगा और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लग गया। इसके बाद रस्सी में बंधे राका को लेकर ये तीनों बूढ़ी औरत के घर जाते हैं। वहाँ शिशी झाऊ से कहती है सर्पगंधा के पौधे से राका का इलाज किया जा सकता है, पर वो पौधा आसानी से नहीं मिलता। ये पौधा ज्यादातर कब्रिस्तान या मकबरों के आसपास ही उगता है। क्या तुम मेरे लिए वो पौधा ला सकते हो? झाऊ नेक दिल होता है, इसलिए वो इस काम के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो शिशी से वहीं रुकने को कहकर चिंकी के साथ उस पौधे को ढूंढने के लिए निकलता है। पहाड़ी पर पहुंचकर झाऊ एक यंत्र निकालता है और चिंकी से कहता है कि मेरे मास्टर ने इसके इस्तेमाल से मुझे प्राचीन मकबरों और अवशेषों की दिशा ज्ञात करने का तरीका बताया है और इसके अनुसार पहाड़ी के नीचे ढलान की तरफ एक प्राचीन कब्र होने के संकेत हैं। तो चिंकी कहती है कि मेरे संप्रदाय में किसी भी पशु, पक्षी या पौधे की गंध से उसे दूर से ही खोज लेना सिखाया गया है। फिर चिंकी आंखें बंद करके उस पौधे की गंध की जानकारी ले लेती है और झाऊ से बताती है कि उस प्राचीन कब्र के पास वो पौधा मौजूद है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उस प्राचीन मकबरे के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ के स्तंभों पर लिखी प्राचीन भाषा को पढ़कर झाऊ चिंकी से बताता है कि ये मकबरा मिंग वंश के सेनापति का है, पर इसमें सिर्फ उनकी कवच और बाकी चीजें ही दफनाई गई हैं। यहाँ उनका शरीर नहीं है। अब दोनों मकबरे के अंदर के हिस्से में जाते हैं। आखिरकार थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें वो पौधा मिल जाता है। फिर जब पौधा लेकर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो चिंकी झाऊ से कहती है कि तुम खजाना खोज करता हो और ये मिंग वंश के सेनापति का मकबरा है, यहाँ बहुत सा खजाना होना चाहिए, क्यों ना हम उसे ढूंढें? तो झाऊ कहता है कि मेरे कुछ वसूल हैं, मैं खजाना जरूर खोजता हूँ पर मुर्दों का नहीं, मैं कोई कब्र लूटने वाला नहीं हूँ। चिंकी उसकी इस ईमानदारी पर फिदा हो जाती है। इसके बाद दोनों सर्पगंधा का वो पौधा लेकर बूढ़ी औरत के घर जाते हैं। वहाँ वो बूढ़ी औरत उस पौधे का काढ़ा बनाकर शिशी को देकर उसे राका को पिलाने को कहती है। तभी बाहर गाँव वालों के साथ उनका बेटा शेन आता है। वो रोते हुए अपने माँ से कहता है कि आज हमारे घर का नंबर है, नियम के अनुसार मुझे अपनी पत्नी को सरदार नेवले के हवाले करना होगा। ये सुनते ही उसकी माँ बेहोश हो जाती है तो उसके बेटे और बहू उसे संभालते हैं, पर ये तीनों भी लगातार रो रहे होते हैं। झाऊ और चिंकी से इनका दुख देखा नहीं जाता। इस दौरान मुखिया चोमू कहता है कि आज रात हमारे लोग शेन की पत्नी को सरदार नेवले के पास ले जाने के लिए आएंगे। इसके बाद रात में 12 बजने पर चिंकी सेन की पत्नी की जगह खुद दुल्हन के रूप में तैयार होने लगती है और शेन की पत्नी से वहीं रुकने को कहती है। अब तक गाँव वाले उसे ले जाने के लिए एक पालकी लेकर वहाँ आ जाते हैं तो चिंकी दुल्हन के कपड़े पहनकर अपना चेहरा ढककर पालकी में बैठ जाती है। फिर गाँव वाले पालकी को लेकर आगे बढ़ते हैं। इस दौरान जंगल से गुजरते हुए वो लोग नियम के अनुसार पालकी को ले जाकर एक तालाब के पास रख देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अंदर बैठी चिंकी जब बाहर झाँक कर देखती है तो उसे चारों तरफ पानी ही पानी दिखता है। तभी उसके चेहरे पर कोई पाउडर फेंकता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के मालिक मिस्टर यान को दिखाया जाता है। उनका सहायक उन्हें बताता है कि हमारे आदमी हर बार की तरह पालकी को तालाब के पास से यहाँ ले आए हैं। तो मिस्टर यान उससे कहता है कि ठीक है, अब जल्दी से इसको राका के पास भेजो। इस पर सहायक उनसे कहता है कि सारी लड़कियां और औरतें हम राका को भेजते हैं, पर अभी भी वो काम को पूरा नहीं कर पाया है, क्यों ना इस लड़की को पहले आप यूज करें और फिर राका के पास भेजें। तो मिस्टर यान कहता है ठीक है। इसके बाद जैसे ही सहायक पालकी से पर्दा हटाता है तो अंदर लड़की की जगह उसे एक पुतला रखा हुआ दिखता है। ये देखकर सहायक डर जाता है और मिस्टर यान अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन तभी पालकी के पीछे से झाऊ और चिंकी बाहर आते हैं और मिस्टर यान से कहते हैं कि सरदार नेवले के नाम पर लड़कियों को तुम लोग गायब कर रहे हो। अब सच सच बताओ कि क्या प्लान है तुम लोगों का और तुम इन लड़कियों का क्या करते हो? पर मिस्टर यान उन्हें कुछ नहीं बताता और दोनों की तरफ गोलियां चलाने लगता है। बचने के लिए ये दोनों पालकी के पीछे छिप जाते हैं और फिर वहाँ से जंगल की तरफ भागते हैं। ये देखकर मिस्टर यान अपने आदमियों से कहता है कि ये दोनों हमारा राज जान चुके हैं, इससे पहले कि ये लोग गांव तक पहुंचे इन्हें खत्म कर दो। तो अब उसके गार्ड्स झाऊ और चिंकी का जंगल में पीछा करने लगते हैं। भागते भागते चिंकी और झाऊ पहाड़ी के छोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ से आगे
जाने का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि एक गहरी खाई होती है। अब तक मिस्टर यान और उसके आदमी इन दोनों के बहुत करीब आ चुके होते हैं। फिर इससे पहले कि गार्ड्स झाओ और चिंकी को गोली मारते, वो दोनों खाई में कूद जाते हैं। इस बात से मिस्टर यान को तसल्ली मिलती है। तभी काली हुडी पहने हुए राका वहाँ आता है। मिस्टर यान राका के साथ मिलकर काम करता था। वो राका से कहता है कि दोनों मारे जा चुके हैं, इसलिए आपका राज राज ही रहेगा। तो राका मिस्टर यान से कहता है, हम इतने सालों से जिस मकबरे की तलाश कर रहे थे वो मिल गया है। इस पर मिस्टर यान उनसे पूछता है कि कहाँ है वो मकबरा। तो राका बताता है कि गांव के पीछे की पहाड़ी के नीचे के हिस्से में। इसके बाद ये सभी लोग क्विंग वंश के सेनापति का मकबरा लूटने के लिए वहाँ से निकलते हैं। इधर झाओ और चिंकी मरते नहीं, क्योंकि वो लोग एक चट्टान पकड़कर लटक गए थे और दोनों ने मिस्टर यान और राका की बातें सुन ली थी। उधर राका और मिस्टर यान अपने आदमियों के साथ यिंग सेनापति के कब्र पर पहुंच जाते हैं। वहाँ मिस्टर यान राका और शशि से कहता है कि आज के बाद हम सभी लोग अरबपति हो जाएंगे, सबको खजाने का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। इसके बाद मिस्टर यान के लोग बॉम्ब लगाकर ताबूत का सील तोड़ देते हैं। फिर जैसे ही मिस्टर यान और उसके आदमी ताबूत से खजाना निकालने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला होने लगता है, जिसमें मिस्टर यान के ज्यादातर आदमी मारे जाते हैं। ये देखकर मिस्टर यान जब पीछे मुड़ता है तो देखता है कि राका ने ही उसके आदमियों को मारा था और अब उसने मिस्टर यान के सर पर भी बंदूक तान दी होती है। मिस्टर यान राका से कहता है कि हम दोनों पार्टनर हैं और तुमने गद्दारी की। तो राका कहता है क्योंकि मुझे अब तुम्हारी या तुम्हारे लोगों की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये खजाना मैं किसी और के साथ नहीं बांट सकता। फिर राका मिस्टर यान को भी गोली मार देता है। इसके बाद वो शशि से कहता है कि आज से ये सारा खजाना हमारा हुआ। अब मास्टर मुझे सबसे काबिल शिष्य घोषित करके मुझे अपना उत्तराधिकारी बना देंगे और मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत भी दे देंगे। फिर जैसे ही राका ताबूत से खजाना निकालने लगता है, तभी झाओ और चिंकी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें जिंदा देखकर राका हैरान रह जाता है। झाओ कहता है कि तुम इतना गिर सकते हो, मैं ये सोच भी नहीं सकता। तो राका कहता है तुम मास्टर के सबसे खास शिष्य हो, पर मुझे मास्टर को ये दिखाना था कि सबसे श्रेष्ठ खजाना खोजकर्ता मैं हूं, ना कि तुम, और आज मैंने वो कर दिखाया। तो झाओ कहता है कि इसके लिए कितनी चालें चली तुमने और कितनी लड़कियों को मारा और आखिर क्यों? तो झाओ कहता है कि नेवले की दहशत का फायदा उठाकर मैंने गाँव वालों में नेवले सरदार का भय भर दिया, क्योंकि मुझे खजाने की खोज के लिए हर हफ्ते लड़कियों की बलि देनी होती थी। इसके अलावा मैं लड़कियों की लाशों का इस्तेमाल गाँव वालों को डराने के लिए करता था, जैसे कि मैंने तुम्हें जंगल में लाशों से डराया था, और इसके लिए मैंने मिस्टर यान को भी अपने साथ मिला लिया। अब झाओ उससे पूछता है तो फिर तुमने पागल होने का नाटक क्यों किया और शशि ने मुझे सर्पगंधा दवा लाने के लिए क्यों भेजा? तो राका कहता है कि काफी बलि देने और खोजबीन करने के बाद भी क्विंग सेनापति का ये मकबरा हमें नहीं मिला, पर जब मैंने जंगल में तुम्हें देखा तो मैंने एक प्लान बनाया, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का वो यंत्र है जिसके जरिए प्राचीन कब्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है और तुम्हारे साथ की लड़की गंध से पौधों का पता लगा लेती है। इसलिए मैंने जानवर बनने का नाटक किया, क्योंकि हमें पता था कि सर्पगंधा का पौधा सिर्फ प्राचीन कब्रों पर ही उगता है और जब तुम वो पौधा यहाँ से ले गए तो हमें इस कब्र का पता लग गया। ये सुनकर झाओ उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे कुकर्मों की सजा जरूर मिलेगा। इस पर राका उससे कहता है क्या तुम अपने माता पिता के कातिलों को सजा दे पाए? तो झाओ कहता है उन्हें नेवले ने मारा था। इस पर राका कहता है कि नहीं, तुम्हारी माँ सदमे से मरी थी और तुम्हारा बाप हार्ट अटैक से मरा था, पर मास्टर ने तुम्हें ऐसे जताया कि जैसे नेवले ने उन्हें मारा हो। मास्टर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हें अपने खजाना खोजने वाली टीम में शामिल करना चाहते थे। ये कहकर राका झाओ को चाकू मार देता है। तो चिंकी लात मारकर राका को दूर उछाल देती है, पर राका उठ खड़ा होता है और झाओ की ओर गोली चला देता है। झाओ को बचाने के लिए सिसी झाओ के सामने आ जाती है, जिससे गोली उसे लग जाती है। अब वो राका से कहती है कि बहुत हुआ खून खराबा, अब तुम और हत्याएं मत करो। इसके बाद वो मर जाती है। उसके मरने से राका बौखला जाता है और झाओ की ओर एक और गोली चलाता है, पर चिंकी तेजी से चाकू मारकर गोली बीच में ही रोक देती है। अब तक झाओ भी उठ खड़ा होता है। ये देखकर राका उस पर ताबूत का ढक्कन फेंकता है, पर झाओ और चिंकी मिलकर उस ढक्कन को रोककर नीचे गिरा देते हैं। तो अब राका की इन दोनों से जोरदार लड़ाई होती है। राका शशि के मरने की वजह से बौखलाया हुआ होता है और वो झाओ और चिंकी दोनों को घायल कर देता है, पर इससे पहले कि वो उन दोनों को गोली मारता, वहाँ जख्मी पड़ा मिस्टर यान उठकर बैठ जाता है। वो राका से कहता है अगर मैं खजाना नहीं पा सकता तो तुम्हें भी नहीं लेने दूंगा, और फिर वो वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो पूरा मकबरा तहस नहस हो जाता है। वहीं पास में ऊंचाई पर बैठा चिंकी का बंदर ये सब देख रहा होता है। वो ये खबर जाकर शेन को देता है और शेन गांव वालों को लेकर वहाँ आ जाता है, पर उन्हें वहाँ सिर्फ झाओ की बॉडी मिलती है, जो कि काफी जख्मी हालत में होता है। अगले सीन में होटल में बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी को दिखाया जाता है, जो वहाँ कुछ लोगों को इस घटना के बारे में बता रहा होता है। वो लोग पूछते हैं कि आगे क्या हुआ, तो आदमी कहता है कि गाँव वालों ने काफी उपचार के बाद झाओ को बचा लिया। उसके बाद से चिंकी का बंदर झाओ के साथ ही रहने लगा, पर झाओ को अब भी चिंकी की तलाश थी, इसलिए उसने अपना एक शिष्य बनाया और खजाना खोजने के काम में लग गया। एक रात एक पुराने मंदिर में उसकी मुलाकात राका से हुई। झाओ ने उससे पूछा कि तुम जिंदा कैसे बच गए? तो राका ने उसे बताया कि मैं लंगड़ा जरूर हो गया, पर मैं जिंदा बच गया। अब झाओ उससे चिंकी के बारे में पूछता है, पर राका उसे चिंकी के बारे में नहीं बताता और उस पर गोली चला देता है। झाओ को बचाने के लिए उसका शिष्य बीच में आ जाता है, जिससे गोली उसे लग जाती है। इस दौरान राका के साथियों को वहाँ एक पुरानी बिल मिलती है। उन्हें लगता है कि इसमें खजाना होगा, इसलिए वो लोग उसमें आग लगा देते हैं। उस बिल में कई सारे नेवले रहते हैं। आग लगने की वजह से गुस्साए वो नेवले बाहर आ जाते हैं और राका के साथियों और राका पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते उन्हें नोचकर मार डालते हैं, जबकि झाओ अपने शिष्य को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में होटल में बैठे उस आदमी से सब पूछते हैं कि क्या चिंकी मिली और आप कौन है? वो आदमी कहता है कि मैं ही हूँ झाओ और मुझे आज भी चिंकी की तलाश है। इस तरह ये सस्पेंस थ्रिलर मूवी ही खत्म हो जाती है। अगर आप